हेलो एवरीवन, आपके अपने इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। तो आज अपनी क्लास 10th का जो चैप्टर नंबर 3 है, दो चरों वाले रैखिक समीकरण, उसको हम पढ़ेंगे। और आज की क्लास में मैं वो ऑल जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो इस चैप्टर से डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे या पूछे जा सकते हैं, उन सभी की मैं चर्चा करूंगा। तो आज की क्लास में ये टॉपिक है, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से ये जो टॉपिक है वो 4 से 5 मार्क्स का है। और आपके एग्जाम में मतलब छोटे छोटे जो वन लाइनर क्वेश्चन है, वो इस टॉपिक से दो क्वेश्चन आएंगे, एक एक नंबर के दो क्वेश्चन आएंगे और एक बड़ा 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा। यानी कि इस टॉपिक से आपके टोटल 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और जो कि टोटल मार्क्स होंगे 4 से 5 मार्क्स। ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको इसका बेसिक करवाऊंगा इस टॉपिक का, और बेसिक के साथ साथ, क्योंकि देखो जो भी जहां से भी जिस चैप्टर से वन लाइनर क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो पूछे जाएंगे उस टॉपिक के बेसिक से। ठीक है। तो मैं उसी से स्टार्ट करता चलूंगा और ये टॉपिक आपको 4 से 5 मार्क्स दिला के रहेगा। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको जितने भी ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके पेपर में डायरेक्ट पूछे जाएंगे, वो सभी के सभी मैं आज की क्लास में कवर करवाऊं और आपको बिल्कुल अच्छे से पूरा टॉपिक समझ में भी आए। ठीक है। तो देखो टॉपिक का क्या नाम है, दो चरों वाले रेखिक समीकरण एवं यानी कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो देखो सबसे पहले हम बात करेंगे लीनियर इक्वेशन यानी कि रेखिक समीकरण की। सबसे पहले किसकी बात करेंगे, रेखिक समीकरण की बात करेंगे कि एक्चुअल में रेखिक समीकरण है वो किसे कहते हैं, यानी कि लीनियर इक्वेशन होती क्या है, रेखिक समीकरण होता क्या है। तो देखो अगर मैं लीनियर इक्वेशन की बात करूं, रेखिक समीकरण की बात करूं, रेखिक समीकरण किसे कहते हैं, एक ऐसी समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात एक हो, एक ऐसी समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात एक हो, उसे हम क्या बोलेंगे, रेखिक समीकरण बोलेंगे। यानी कि अगर आपसे कोई पूछ ले कि रेखिक समीकरण की परिभाषा क्या होती है, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलो चर की एक ऐसी समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात एक हो, उसे हम क्या बोलते हैं, रेखिक समीकरण बोलते हैं। समझ में आई बात। अगर आपके सामने कोई समीकरण दे दी जाए और उस समीकरण में अगर चर की अधिकतम घात एक है, चर की अधिकतम घात क्या है, एक है, तो उस समीकरण को हम क्या बोलेंगे, रेखिक समीकरण बोलेंगे। समझ में आई बात क्या, कोई समस्या। यानी कि रेखिक समीकरण किसे कहते हैं, समझ गए, कि जिसमें ऐसे समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात एक हो, यानी कि मैक्सिमम जो पावर है वो कितनी होनी चाहिए, एक होनी चाहिए, उसे हम क्या बोलेंगे, रेखिक समीकरण बोलेंगे। लेकिन ये जो टॉपिक है अपना, इस टॉपिक का क्या नाम है, दो चरों वाली रेखिक समीकरण। यानी कि यहाँ पर जो चर होंगे वो कितने होंगे, दो चर होंगे। समझ में आई बात क्या। तो अगर अपने से पूछ लिया जाए कि दो चरों वाली रेखिक समीकरण का व्यापक रूप लिखो, क्या पूछ ले, व्यापक रूप पूछ ले, तो आप क्या लिखोगे। अगर आपसे व्यापक रूप पूछता है तो क्या लिखोगे, तो हमेशा याद रखना इस जो लीनियर इक्वेशन है, रेखिक समीकरण है, और उसका अगर आपको पूछ ले व्यापक रूप, तो आप बोलोगे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। ये जो रूप होता है, इस रूप को हम क्या बोलते हैं, व्यापक रूप बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, व्यापक रूप बोलते हैं। समझ में आई बात क्या, कोई समस्या, क्या बोलेंगे इसको, व्यापक रूप। यहां पर जहां ए एंड बी नॉट इक्वल टू 0, यहां ए और बी का मान क्या नहीं हो सकता, 0 नहीं हो सकता। ये जो व्यापक रूप है, ये दो चरों वाली रेखिक समीकरण का व्यापक रूप है। ठीक है। कितने चरों वाली समीकरण का, दो चरों वाली रेखिक समीकरण का व्यापक रूप है। ठीक है। समझ में आई बात क्या, कोई समस्या इसमें। तो अगर अपने से पूछ ले दो चरों वाली रेखिक समीकरण का व्यापक रूप, तो आप क्या लिखोगे, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। एक तो ये हो गया। दूसरा, आप इसी का एक रूप और लिख सकते हो, क्योंकि यहां पर जो हम समीकरण पढ़ेंगे वो दो समीकरण पढ़ेंगे। कितनी समीकरण पढ़ेंगे, दो। तो ये तो आप व्यापक रूप है ही है। इसके साथ साथ अगर आप दो समीकरण में लिखना चाहोगे, यानी कि अपने से बोले मानक रूप लिखो। ठीक है। दो चरों वाले रेखिक समीकरण के दो समीकरण का मानक रूप लिखो, तो आप क्या लिखोगे। अगर अपने से मानक रूप लिखने के लिए बोले,
ठीक है। व्यापक रूप या मानक रूप लिखने के लिए बोले, दो समीकरण के लिखने के लिए बोले तो आप क्या लिखोगे, कैसे लिखोगे, तब आप लिखोगे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। एक तो समीकरण ये होगी, दूसरी समीकरण क्या होगी यहाँ पर a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। यानी कि ये कौन सा रूप हो गया, ये मानक या व्यापक रूप, इसको भी बोल सकते हैं हम। समझ में आई बात क्या? तो अगर अपने से बोल दिया जाए कि दो चरों वाली रेखिक समीकरण का व्यापक या मानक रूप लिखो, तो आप क्या लिख सकते हो, एक तो आप ये लिख सकते हो, अगर एक समीकरण लिखो तो, अगर अपने को एक ही समीकरण लिखने के लिए बोले तो क्या लिखेंगे ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। और अगर अपने को दो समीकरण के रूप में रिप्रेजेंट करना हो तो क्या लिखेंगे व्यापक रूप, तो हम लिखेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, जो कि इस चैप्टर में हम दो समीकरण पर आधारित क्वेश्चन करेंगे। क्योंकि हमेशा याद रखना, जितने चर होते हैं उतनी ही इक्वेशन होनी जरूरी है। यहाँ पर चरों की संख्या क्या है, दो। अगर दो चर है तो उन दो चर का मान निकालने के लिए अपने को कितनी समीकरण की आवश्यकता होगी, दो। समझ में, जितने चर होते हैं उतनी ही समीकरण की आवश्यकता होती है। जैसे मान लो तीन चर आ जाए x, y और z, अगर तीन चर आ गए तो बताओ इन तीनों चरों का मान निकालने के लिए अपने को कितने समीकरण चाहिए, हमको तीन समीकरण चाहिए। जितने चरों की संख्या होगी उसका मान निकालने के लिए उतनी ही समीकरण की जरूरत होती है। समझ गए ना? तो अब दो रूप क्यों लिखे आपको पता चल गया, क्योंकि अपने पास दो चर हैं। कितने चर हैं, दो चर हैं। अगर दो चर हैं तो दो समीकरण आएंगे। ठीक है, ठीक है, चलो ये हो गया। उसके बाद देखो यहां पर परिभाषा मैंने क्या बताई थी आपको, कि चर की अधिकतम घात एक हो। तो अब मेरे को बताओ, अगर आपसे पूछ लिया जाए ये क्वेश्चन कि एक रेखिक समीकरण की घात होती है, आपसे क्या पूछ लिया, एक रेखिक समीकरण की घात होती है, तो बताओ क्या बताओगे। अभी मैंने बताया रेखिक समीकरण किसे कहते हैं, एक ऐसी समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात एक हो। तो ये चर की ही घात पूछ रहा है, यानी कि यहाँ पर अपना आंसर क्या आएगा, अपना आंसर आएगा एक। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 आएगा। चलो समझ में आई बात। एक क्वेश्चन और आपके लिए, क्या क्वेश्चन है, ये रहा आपके लिए क्वेश्चन है ये। अब देखो प्रश्न में क्या दे रखा है, यदि 2x प्लस वाई बराबर 6 हो तो इसको संतुष्ट करने वाला युग्म बताओ, इसको संतुष्ट करने वाला युग्म बताओ। इस टाइप का आपके एग्जाम में 100% एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ये जो क्वेश्चन है इस टाइप का 100% आपको डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलेगा। ये आप मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मान सकते हो इसको। ठीक है, आपको एक समीकरण देगा और आपसे इसने क्या पूछा है, इसमें संतुष्ट करने वाले युग्म क्या है, संतुष्ट करने वाले युग्म, ये अपने को युग्म दे रखे। अब देखो ये जो युग्म देता है इस तरीके से निर्देशांक देता है, तो हमेशा याद रखना पहली जो वैल्यू होती है वो होती है हमेशा x की। पहली वैल्यू किसकी होती है, हमेशा x की, और दूसरी वैल्यू किसकी होगी, y की। यानी कि इसकी अगर मैं बात करूं, इस ऑप्शन की बात करूं, तो बताओ यहाँ पर x बराबर क्या है, एक, और y बराबर क्या है, y बराबर है 2। अब पर्सन क्या कहना चाहता है अपने को, पर्सन ये कहना चाहता है कि x और y के मैं क्या मान रखूं, इसमें x और y के मैं क्या मान रखूं ताकि ये समीकरण संतुष्ट हो जाए। समझ गए? तो इसको आप ऑप्शन से करोगे, कैसे करोगे, ऑप्शन से करोगे। जैसे मान लो मैंने पहला ऑप्शन उठाया, मैंने क्या किया, पहला ऑप्शन उठाया, पहले ऑप्शन में क्या दे रखा है 1,2, मतलब x का मान 1 तो y का मान 2। अब मैं क्या करूंगा, ये दोनों के दोनों मान, ये दोनों के दोनों मान इस समीकरण में रख दूंगा। ये दोनों के दोनों मान क्या करेंगे, हम इस समीकरण में रख देंगे और चेक करेंगे क्या इससे समीकरण में रखने पर बराबर 6 यानी कि LHS बराबर RHS आ रहा है क्या। चलो चेक करते हैं। सबसे पहले क्या दे रखा है इसने 2, और x की जगह क्या रखना है अपने को 1, तो 2 गुणा 1 प्लस y की जगह 2 बराबर 6। अब बताओ 2 एकम 2, 2 प्लस 2 4, क्या 4 बराबर 6 होता है क्या, नहीं होता। इसका मतलब पहला ऑप्शन अपना क्या है, गलत है। पहला ऑप्शन गलत है। अब दूसरे ऑप्शन पे आओ। चलो जी दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं। दूसरा क्या है 2,1, 2,1 का मतलब x का मान कितना है सर, x बराबर 2 तो y बराबर 1, वैल्यू पुट करते हैं सर। 2 इंटू एक्स की वैल्यू क्या रख दी 2, प्लस y का मान 1 बराबर 6। बताओ 6 आ रहा है क्या, तो बोले सर 2 इंटू 2 4 होता है, और 4 और 1
5, यहाँ पर तो 6, इसका मतलब ये भी गलत है। अब तीसरा ऑप्शन क्या है सर? तीसरा ऑप्शन 2,2 मतलब x बराबर भी 2 है और y बराबर भी 2 है। चलो रख लेते हैं सर, रखेंगे। अगर मैं x की जगह 2 रखा तो 2 गुणा 2 प्लस y की जगह भी 2। तो अब मेरे को बताओ 2 इंटू 2 क्या होता है सर? 4। 4 प्लस 2 क्या आया? 6। क्या बराबर में भी 6 दे रखा है? जी सर। इसका मतलब अपना आंसर क्या आएगा इसमें? अब इसमें आंसर क्या आएगा अपना? यहाँ पर आंसर आएगा 3 नंबर, यानी कि 3 नंबर ऑप्शन है ये बिल्कुल करेक्ट है। 3 नंबर ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही है। समझ में आई बात क्या? तो इस तरीके से अपने को करना है। और ये क्वेश्चन आपको इस जैसा क्वेश्चन 100% आपके पेपर में देखने को मिलेगा। याद रखना, इस तरीके से ही पूछेगा कि संतुष्ट करने वाला युग्म कौन सा है। तो आप बार बार ऑप्शन में जो भी अपने को वैल्यू दे रखी है एक्स और वाई की वो रखेंगे और चेक करेंगे क्या LHS बराबर RHS आ रहा है। जिस ऑप्शन के मान रखने पर LHS बराबर RHS आएगा वही ऑप्शन आपका उत्तर होगा। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन हो गया। इसी जैसा एक क्वेश्चन और बताता हूं मैं, इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। प्रश्न में क्या दे रखा है बताओ? प्रश्न है समीकरण x प्लस 2y बराबर 9, x प्लस 2y बराबर 9 यदि x बराबर 5 हो तो y का मान ज्ञात करो। अब की बार इसने क्या बोला है? एक मान अपने को दे दिया, अपने को इसने एक मान खुद बता दिया कि x बराबर 5 है। तो बताओ y का मान क्या होगा? यानी कि यहाँ पर अपने को क्या करना है? जो एक चर की वैल्यू दे रखी है वो इस समीकरण में रखेंगे और दूसरे चर की वैल्यू हम निकालेंगे। ठीक है, चलो x बराबर इसने क्या दे रखा है? x बराबर अपने को दे रखा है इसने 5। x का मान बताओ क्या दे रखा है इसने? x का मान दे रखा है 5। यानी कि इस समीकरण में x प्लस 2y बराबर 9 है। इस समीकरण में मैं क्या रखूंगा? x का मान 5 रख दूंगा। तो बताओ अगर मैं x का मान 5 रखूं तो 5 प्लस 2y बराबर 9। अपने को y का मान चाहिए तो प्लस का 5 दूसरी साइड जाएगा माइनस में, यानी कि 2y बराबर क्या आया? 2y बराबर आ गया 9, प्लस का 5 इस साइड आएगा माइनस में, 9 माइनस 5। तो बताओ 9 में से 5 गया 4, 2y बराबर 4। तो बताओ y का मान क्या है सर? y का मान देखो y के गुणा में 2 है और गुणा वाला नंबर हमेशा बटा में जाता है, यानी कि 4/2। तो 2 से 2 बार कैंसिल। तो बताओ y का मान क्या आया? 2 आया। y का मान 2 आया, प्लस का 2 आया नहीं, यानी कि 2 नंबर ऑप्शन अपना बिल्कुल करेक्ट है। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा तो आप कर सकते हो। अब तो अब कोई समस्या नहीं है, एक चर का मान देकर दूसरा चर का मान पूछे तो भी हो जाएगा। ठीक है, चलो तो ये तो हो गए दोनों बेसिक क्वेश्चन इसके। अब हम बात क्या करते हैं? अब हम इसके अंदर अगर इसके अलावा और क्वेश्चन पूछा जाए, एक तो इस तरीके से प्रश्न पूछा जाएगा, दूसरा और क्या तरीका हो सकता है इसमें, दूसरा और क्या तरीका हो सकता है इसमें, उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, चलो अब देखो, जो दो चरों वाली रेखिक समीकरण है उसकी मैं स्पेशल कंडीशन है वो बता देता हूं। ये क्या होती है भाई? ये आपको जो बोर्ड के सामने बोर्ड पर आपको 3 कंडीशन दिखाई दे रही है, ये स्पेशल कंडीशन है। इन कंडीशन को अपने को 100% याद रखना है। इन तीनों कंडीशन से आपका एक क्वेश्चन 100% आएगा। इन तीनों कंडीशन में से इन तीनों कंडीशन में से आपके एग्जाम में डायरेक्ट एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा? डायरेक्ट एक क्वेश्चन 100% यहाँ से पूछा जाएगा। तो उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ये तीनों कंडीशन है क्या, ये तीनों कंडीशन है क्या, इसका एक्चुअल में मीनिंग क्या है। तो देखो पहली कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन अपने को दे रखी है, ये जो पीछे मैंने दो आपको मानक रूप लिखाए थे समीकरण के, उन्हीं के x और y और अचर पद के कोफिशिएंट है। ठीक है, यानी कि उनके गुणांक है a1 b1 c1 a2 b2 c2। समझ में आई बात क्या? अपने को एग्जामिनर क्या करेगा? दो समीकरण देगा। क्या करेगा एग्जामिनर? दो समीकरण देगा और उसके हल पूछेगा। क्या पूछेगा? बताओ इसका हल बताओ, इसके कितने हल होने चाहिए। तो वहां पर तीन तरीके से हल हो सकते हैं। कितने तरीके से? तीन तरीके से अपने को दो समीकरण के हल देखने को मिलेंगे। सबसे पहला तरीका क्या कि केवल एक हल। क्या पता दोनों समीकरण का केवल एक हल हो। केवल एक हल होने का मतलब क्या है कि वहां पर x और y का केवल एक एक मान आएगा। x और y का क्या आएगा? एक एक ही मान पॉसिबल है। समझ में आई बात? केवल एक और एक ही मान हम रख सकते हैं। ठीक है,
उसके अलावा और कोई पॉसिबल नहीं होगा, केवल एक सॉल्यूशन निकलेगा। उसके बाद दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन है अपरिमित रूप से अनेकल। अपरिमित रूप से अनेकल का मतलब है वहां पर x और y के एक से ज्यादा आंसर आएंगे, x और y के एक से ज्यादा आंसर आएंगे, तो उसे हम क्या बोलेंगे, अपरिमित रूप से अनेकल। और तीसरी कंडीशन होती है कि दोनों समीकरण का अपने को कोई हल नहीं मिले, यानी कि x और y का ऐसा कोई मान नहीं हो जो दोनों समीकरण में रखने पर एक साथ वही मान रखने पर संतुष्ट कर दे। समझ में आई बात क्या? तीन तरीके से हल होगी, या तो केवल एक एक हल होंगे, या अनेक हल होंगे, या होंगे कोई हल नहीं। समझ गए? जिसमें हल निकलता हो, अब देखो x और y का चाहे एक हल निकले चाहे अनेक हल निकले, उनको हमेशा क्या बोला जाता है, उनको बोला जाता है हमेशा संगत। क्या बोला जाता है? संगत बोला जाता है। किसको बोला जाता है संगत? चाहे एक हल निकले चाहे अनेक हल निकले, हल निकलना जरूरी है। अगर x और y के मान निकल रहे हैं, अगर x और y के मान हम ज्ञात कर सकते हैं, उनका सॉल्यूशन पॉसिबल है, तो हमेशा उनको क्या बोलेंगे हम? संगत बोलेंगे। क्या बोलेंगे? संगत। समझ में आई बात क्या? अब असंगत किसको बोलेंगे? जिसका कोई हल नहीं हो। अगर x और y के कोई भी हल नहीं है, x और y का कोई भी हल नहीं है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? असंगत बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे? उस कंडीशन को क्या बोलेंगे? असंगत। समझ में आई बात क्या? अब आता है एक हल कब होता है, हमेशा याद रखना, एक हल कब होगा, जब दो समीकरण, जो दो समीकरण है, यानी कि दो जो रेखा है, जो रेखीय समीकरण है, अगर वो दोनों आपस में एक दूसरे को एक बिंदु पर कट करती है, अगर दोनों एक दूसरे को एक बिंदु पर कट करती है, समझ में आई बात क्या? अगर दो समीकरण, दो रेखा एक दूसरे को एक बिंदु पर कट करे, तो वो एक बिंदु जहां पर कट हो रही है वही तो उस दोनों समीकरण का सॉल्यूशन होगा। भी एक बात बताओ, दो व्यक्तियों का सॉल्यूशन कब होता है? दो व्यक्तियों का सॉल्यूशन कब होता है? जब वो कहीं ना कहीं मिलेंगे, जिस पॉइंट पर मिलेंगे वही तो सॉल्यूशन होगा। यानी कि ये जो दो रेखा है वो जिस बिंदु पर कट होगी, इस तरीके से जिस बिंदु पर कट होगी, वो जो प्रतिच्छेदी बिंदु है वही उनका क्या होता है? सॉल्यूशन होता है। तो बताओ दो रेखा है वो कितनी बार मिली, यहां पर आप देखोगे दोनों कितनी बार मिली, सर केवल एक बार मिली है, तो इसका मतलब एक बार सॉल्यूशन होगा। समझ में आई बात क्या? तो उसे हम क्या बोलते हैं? प्रतिच्छेदी रेखा। अगर किसी भी दो समीकरण का केवल एक हल है, जिसे हम अद्वितीय हल भी बोलते हैं, तो इसका मतलब वो दोनों रेखाएं क्या होती है? प्रतिच्छेदी रेखाएं होती है, यानी कि केवल एक ही बार मिलती है। समझ में आई बात? अगर अपरिमित रूप से अनेक हल है, अपरिमित रूप से अनेक हल का मतलब वो बार बार, जब भी एक लाइन संपाती रेखा, दोनों रेखाएं एक दूसरे के क्या होगी? संपाती। जब एक रेखा प्रतिच्छेदी में, तो दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेगी। संपाती में क्या होता है? एक रेखा पर ही दूसरी रेखा आपको मिलेगी, ये जो एक रेखा है इसी रेखा पर दूसरी रेखा मिलती है, तो उसे हम बोलते हैं संपाती रेखा। अब बताओ यहाँ पर अनेक सॉल्यूशन हुए ना, क्योंकि इसी बिंदु पर चल रही है, प्रत्येक बिंदु इनका सॉल्यूशन है, प्रत्येक बिंदु पर सॉल्यूशन है, प्रत्येक बिंदु पर मतलब हर जगह सॉल्यूशन ही सॉल्यूशन है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? संपाती रेखा। सॉल्यूशन कब नहीं होगा, इन दोनों रेखाओं का सॉल्यूशन कब नहीं होगा? जब ये एक दूसरे को कभी भी काटे ना, जब ये एक दूसरे को कभी भी काटे ना, यानी कि समांतर रेखा, जब एक दूसरे के पैरेलल लाइन होगी, जब एक दूसरे के समांतर रेखा होगी, तो बताओ क्या वो आपस में मिल सकते हैं? नहीं मिल सकते। और जब तक नहीं मिलेंगे तब तक कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। समझ में आई बात क्या? जब तक कोई सॉल्यूशन नहीं होगा तो उन्हें हम क्या बोलेंगे? समांतर रेखा। अब ये बात ये है कि ये जो मैंने इतना सारा आपको बताया है, जो इतना सब कुछ बता दिया, वो अपने को कैसे पता चलेगा? क्या अपने को बार बार लाइनें ड्रॉ करनी पड़ेगी? क्या उनकी समीकरण की जो भी समीकरण है उनकी रेखाएं बनानी पड़ेगी ग्राफ में, तब आप जाकर अपने को पता चलेगा? जी नहीं, तभी जरूरी नहीं आपको पता चले। आप क्या करोगे, ये जो A1 B1 C1 A2 B2 C2 है, इनके बीच आप संबंध देखो। क्या देखोगे? संबंध देखोगे। समझ में ये बात? उन संबंध के आधार पर हम डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं बारी बारी करके एक एक स्लाइड पर आपको अच्छे से उनका संबंध है वो एक्सप्लेन करता हूं। ठीक है, तो देखो, आपको पता है दो रेखाएं हैं, उनका मानक रूप क्या है? A1 x प्लस B1 y प्लस C1 बराबर 0, A2 x प्लस B2 y प्लस C2 बराबर 0। अगर दोनों रेखाएं, देखो प्रतिच्छेदी, सबसे पहले हम बात करेंगे दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी कब होगी। दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी कब होगी?
प्रतिच्छेदी रेखाएं कब होगी? तो देखो, अगर a1 बटा a2, अगर a1 बटा a2 बराबर नहीं हो b1 बटा b2 के, बराबर नहीं हो b1 बटा b2 के, और ये बराबर नहीं हो किसके? c1 बटा c2 के। अगर ये कंडीशन होती है ना, इस कंडीशन में अगर इस कंडीशन ये कंडीशन अपने को मिल जाए तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब वे जो दोनों समीकरण की रेखाएं जो बनेगी वो एक दूसरे को क्या करेगी? प्रतिच्छेद। प्रतिच्छेद कब करेगी? जब a1 बटा a2 बराबर नहीं हो b1 बटा b2 के, और बराबर नहीं हो c1 बटा c2 के। इस कंडीशन में हमेशा क्या होगा? प्रतिच्छेदी होगी। दोनों रेखाएं क्या होगी? प्रतिच्छेदी होगी। और प्रतिच्छेदी होने का मतलब अगर मैं उसके हल की बात करूं तो हल कैसा मिलेगा अपने को? एक अद्वितीय हल मिलेगा। अद्वितीय का मतलब क्या होता है बताओ? अद्वितीय का मतलब होता है जिसका कोई दूसरा हल न हो, अद्वितीय हल। ठीक है, समझ में आई बात? तो इसको क्या बोलेंगे हम? संगत बोलेंगे। क्या बोलेंगे भाई? संगत। संगत कब होता है? जब कोई ना कोई अपने को सॉल्यूशन जरूर मिले, चाहे कैसा भी मिले। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट इसी में बात कर लेते हैं अनेकल। अपरिमित रूप से अनेकल या संपाती। जब दो रेखाएं संपाती रेखाएं कब होगी भी? संपाती रेखाएं कब होगी? संपाती रेखा का मतलब अनेक हल है। तो देखो, संपाती रेखाएं होने का मतलब है जब a1 बटा a2 बराबर हो b1 बटा b2 और बराबर हो c1 बटा c2 के। अगर ये कंडीशन हो a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 और बराबर है c1 बटा c2, अगर तीनों अनुपात आपस में बराबर होते हैं तो हमेशा याद रखना तब उस कंडीशन में दोनों रेखाएं क्या होगी? संपाती होगी। संपाती होने का मतलब है एक रेखा पर ही दूसरी रेखा मिलेगी। तो इसका मतलब यहाँ पर हल कितने होंगे? अपरिमित रूप से अनेकल। अपरिमित रूप से अनेकल मिलेंगे। ठीक है, समझ में आई बात क्या? और दूसरी बात क्या सर? संगत होगा या असंगत? हल अपने को मिल रहा है। अगर हल अपने को मिल रहा है इसका मतलब ये कंडीशन किस रूप में होगी? संगत के रूप में होगी। यहाँ पर हल अगर अपने को मिल रहा है तो इसको हम क्या बोलेंगे? संगत बोलेंगे। ठीक है, इसी प्रकार लास्ट, जब रेखाएं समांतर रेखा हो। समांतर रेखा, समांतर रेखा का मतलब क्या है? जब समांतर रेखा हो तो क्यों क्या, तो कौन सी कंडीशन होगी? तो हमेशा याद रखना जब समांतर रेखाएं हो ये कंडीशन कब बनेगी? जब a1 बटा a2, जब a1 बटा a2 बराबर तो है b1 बटा b2 के, लेकिन ये किसके बराबर नहीं होगा? ये बराबर नहीं होगा c1 बटा c2 के। ऐसी कंडीशन में क्या होता है? दोनों रेखाएं समांतर होंगी। दोनों रेखाएं क्या होगी? समांतर। और समांतर होंगी, एक बार भी आपस में क्रॉस नहीं होंगी। इसका मतलब यहाँ पर जो हल होगा वो कोई हल नहीं, यहाँ पर कोई हल नहीं। और जब हल ही नहीं मिलेगा, आपस में नहीं मिलेंगे, तो संगत का असर आएगा कैसे? यानी कि ऐसी कंडीशन में क्या बोलेंगे हम? असंगत बोलेंगे। क्या बोलेंगे? असंगत। समझ में आई बात क्या? कोई समस्या? तो ये तीनों की तीनों कंडीशन अपने को 100% याद करनी है। और यहाँ से आपको एग्जाम में पक्का एक क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। याद रखना इसमें, यहाँ से आपको एक क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, कितने क्वेश्चन मिलेंगे? एक क्वेश्चन। तो तीनों की तीनों कंडीशन हो गई। किसी को कोई समस्या इसमें? पहली कंडीशन क्या थी? पहली कंडीशन क्या थी? पहली कंडीशन थी प्रतिच्छेदी की। पहली कंडीशन क्या थी? प्रतिच्छेदी। प्रतिच्छेदी का मतलब अद्वितीय। अद्वितीय का मतलब संगत। तीनों कब होते हैं? जब a1 बटा a2 बराबर नहीं हो b1 बटा b2 के, और बराबर नहीं हो c1 बटा c2 के। ठीक है, इसी प्रकार संपाती रेखाएं कब बनेगी? अपरिमित रूप से अनेकल होगा। जब संपाती रेखाएं होंगी तो अपरिमित रूप से अपरिमित रूप से अनेकल होने का मतलब संगत। और ये होता कब है? कब होता है? किस कंडीशन में? जब a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 के और बराबर है c1 बटा c2 के। उसके बाद समांतर रेखाएं, ये समांतर रेखाएं कब? समांतर रेखाएं जब होगी, दोनों रेखाएं समांतर होगी तो क्या होगा? कोई हल नहीं मिलेगा। कोई हल नहीं मिलेगा इसका मतलब असंगत। और ये कंडीशन कब बनेगी? जब a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 के, लेकिन किसके बराबर नहीं है? c1 बटा c2 के बराबर नहीं है। तो अब इससे रिलेटेड मैं पूछता हूं आपसे क्वेश्चन। ठीक है, चलो ये बताओ प्रश्न में क्या दे रखा है अपने को?
दो रेखिक समीकरण के जो आलेख हैं वो प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, मतलब दोनों एक दूसरे को एक पॉइंट पर कट करें। दोनों रेखाएं किस रूप में है? प्रतिच्छेदी रूप में है। तब उनका युग्म जो रेखिक समीकरण युग्म है यानी कि x और y के मान है वो कितनी बार आएंगे बताओ? क्या होगा? कोई हल नहीं होगा, अद्वितीय हल होगा, या दो हल होंगे, या अनेक हल होंगे। तो देखो इसमें हमेशा याद रखना, आप गड़बड़ कर देते हो। गड़बड़ क्या कर देते हो? आप टिक करते हो तो 3 नंबर ऑप्शन दो हल, आप सोचते हो x और y का एक एक मान आएगा, तो x का एक मान और y का एक मान, 1+1 दो हल हो गए। जी नहीं, दो हल होने का मतलब है x के भी दो मान और y के भी दो मान। समझ में आई बात क्या? दो हल होने का मतलब है x के भी दो मान और y के भी दो मान। तो ये इस तरीके से गड़बड़ मत करना। यहाँ पर क्या होगा? अद्वितीय हल होगा। क्या होगा? अद्वितीय हल। अद्वितीय हल होने का मतलब क्या? अद्वितीय, जिसका कोई दूसरा हल नहीं हो, केवल एक ही हल मिलेगा, x का भी केवल एक मान और y का भी केवल एक मान। समझ में आई बात क्या? बताओ, अनेक हल कब होते हैं? अनेक हल कब होंगे? जब दोनों रेखाएं समपाती होंगी, जब दोनों रेखाएं समपाती होंगी। उसके बाद कोई हल नहीं कब होगा? जब दोनों रेखाएं समांतर होंगी। जब दोनों रेखाएं क्या होगी? समांतर। तब क्या होता है? हमेशा कोई हल नहीं। चलो नेक्स्ट ये बताओ, दो रेखिक समीकरणों के आलेख समांतर है। क्या है भाई? समांतर रेखाएं। तो बताओ समीकरण युग्म का हल क्या होगा? अभी बताया है मैंने। क्या होगा भाई? जब समांतर रेखाएं हो, इसका मतलब दोनों एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगी, और जब तक दोनों रेखाएं एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगी, इसका मतलब उनका सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा कोई हल नहीं, उनका कोई हल नहीं हो सकता। तो क्या आंसर आएगा अभी इसमें? 1 नंबर आएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट। इसके बाद अब ये बताओ, आपसे दो समीकरण दे दी इसने। क्या दे दी? दो समीकरण दे दी और इसका हल पूछा है। किस तरीके से हल? आपको बताना है संगत आएगा या असंगत आएगा। इसमें क्या पूछा है? संगत या असंगत। और मैं आपसे पूरा पूछना चाहता हूँ, संगत है तो संगत में दोनों कंडीशन ही दोनों में से बताना है कौन सा है। ठीक है, पूरा हल बताओगे। चलो फटाफट ट्राई करो। सबसे पहले आप ट्राई करो इसको, फिर मैं बताऊंगा। ठीक है, पहले आप देखो क्या होना चाहिए। आप मेरे को ये बताओ, यहाँ पर a1 a2 b1 b2 c1 c2 का मान बताओ। सबसे पहले तो आप क्या बताओ मेरे को यहाँ पर? सबसे पहले आप मेरे को यहाँ पर a1 a2 b1 b2 c1 c2 का मान बताओ। सबसे पहले तो आप a1 a2 b1 b2 और c1 c2 का मान बताओ। तो देखो a1 का मान क्या है? a1 क्या होता है? x का गुणांक, यानी कि x का गुणांक क्या है? 2 है पहली समीकरण में x का गुणांक। और a2 क्या आता है? दूसरी समीकरण के x का गुणांक। तो x के गुणांक में क्या है? 4 है। इसी प्रकार b1 का मान सर y का गुणांक 3, y का गुणांक 6। पहली समीकरण में अचर पद 5, दूसरी समीकरण में अचर पद 9। तो बताओ a1 a2 b1 b2 c1 c2 का मान हो गया? हो गया। अब क्या करेंगे? इनको अनुपात में लिखेंगे। अनुपात का मतलब बटा में। तो a1 बटा a2 क्या होगा सर? 2/4 होगा, बराबर 3/6। b1 बटा b2 बराबर 5/9। अब देखो, जो आपस में ऊपर नीचे कट हो रहे हैं उसको कट करो। आप कट करोगे तो 2 एकम 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। ये कट नहीं हो रहा है, तो अपने पास क्या आया? अपने पास अंतिम रिजल्ट आया 1/2 बराबर 1/2 बराबर 5/9। बताओ क्या 1/2 इस 1/2 के बराबर है? तो आप बोलोगे जी सर। लेकिन क्या ये 1/2 इस 5/9 के बराबर है? जी नहीं। तो बताओ, पहला और दूसरा तो बराबर है, पहला और दूसरा तो बराबर है, लेकिन तीसरा वाला बराबर नहीं है। ये कब होता है? ये कब होता है? जब सर समांतर हल हो, जब दोनों रेखाएं एक दूसरे के पैरेलल हो, समांतर हो, जब एक दूसरे को एक बार भी न काटे। इसका मतलब इस दोनों समीकरण का कोई हल पॉसिबल नहीं है। और जब कोई हल नहीं होता, जब दोनों मिलेंगे ही नहीं, तो संगत का असर आएगा कहां से? इसका मतलब ये जो समीकरण निकाय है इसमें क्या कंडीशन होगी? असंगत होगी। असंगत के साथ साथ मैं क्या बोल सकता हूँ? दोनों रेखाएं समांतर होगी। दोनों रेखाएं समांतर है, इसका मतलब यहाँ पर कोई हल नहीं होगा। मैं पूरा बता देता हूँ कि सर ये पहली कंडीशन, दोनों रेखाएं समांतर होंगी और समांतर के साथ साथ कोई हल नहीं होगा। और जब कोई हल नहीं होता है तभी तो उसको हम क्या बोलते हैं?
तभी तो हम उसको क्या बोलेंगे, असंगत बोलेंगे। समझ में आई बात क्या? कोई समस्या? तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट। अब आपसे इससे रिलेटेड इस टाइप का प्रश्न पूछेगा एग्जाम में। क्या पूछेगा? इस तरीके से पूछेगा। प्रश्न पढ़ो क्या है। प्रश्न ने क्या दे रखा है अपने को, के किस मान के लिए समीकरण युग्म x प्लस वाई माइनस 4 बराबर 0 और 2x प्लस के वाई माइनस 3 बराबर 0 का कोई हल नहीं होगा। अपने को दो समीकरण दे रखी है। क्या दे रखी है? दो समीकरण। और इसने पूछा है बताओ के का मान बताना है। क्या बताना है? के का मान बताना है, कोई हल नहीं होगा। आप याद रखना, इस रेस से रिलेटेड आपको हो सकता है यही क्वेश्चन डिटो कॉपी सेम मिल जाए, लेकिन इस तरीके से 100% आपके एग्जाम में पूछा जाएगा ही जाएगा। वो आपको दो समीकरण में एक का मान पूछेगा, किसी का मान पूछ सकता है, वो आपको के दे देगा, वो आपको पी दे देगा, लेकिन देगा ना, जरूर देगा, वो कुछ भी दे सकता है, लेकिन 100% इससे रिलेटेड इसी जैसा सेम टू सेम आपके एग्जाम में प्रश्न आएगा। वो दो समीकरण देगा, खुद निकाय बताएगा, और दो समीकरण में एक कुछ भी गायब कर देगा, a1 a2 b1 b2 c1 c2 में से एक कोई भी गायब कर देगा, और उसका मान पूछेगा ही पूछेगा। अब बात आई हम इसको एग्जाम में कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, प्रश्न में निकाय का हल किस तरीके से दे रखा है। इसने क्या बोला है, कोई हल नहीं होगा। कोई हल नहीं होगा इसका मतलब, अब बताओ, जब कोई हल नहीं होता है, जब कोई हल नहीं होता है तो इनके बीच क्या रिलेशन होता है, जब कोई हल नहीं हो। इसने क्या बोला, कोई हल नहीं। और अपने को पता है जब कोई हल नहीं हो तब दोनों समीकरण के बीच जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, a1 बटा a2। ये बराबर तो होता है b1 बटा b2 के, लेकिन किसके बराबर नहीं होता, c1 बटा c2 के बराबर नहीं होता। समझ में आई बात क्या? अब क्या देखेंगे, अब देखेंगे a1 a2 b1 b2 c1 c2 के मान। अब क्या देखेंगे हम, a1 a2 b1 b2 c1 c2 के मान देखेंगे, ठीक है। बताओ a1 का मान बताना। a1 का मतलब क्या है, पहली समीकरण का x का गुणांक, पहली समीकरण का x का गुणांक। पहली समीकरण क्या है, पहली समीकरण ये है। पहली समीकरण में x का गुणांक क्या है, x का गुणांक, x के गुणा में कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है। तो a1 का मान क्या है, 1। इसी प्रकार a2 बताओ क्या होता है, a2 क्या है, a2 होता है दूसरी समीकरण में x का गुणांक। दूसरी समीकरण क्या है, ये रही दूसरी समीकरण, ये रही, x का गुणांक क्या है, 2, x का गुणांक क्या है, 2 है, तो a2 का मान 2 हो गया। इसी प्रकार बताओ b1 का मान, b1 क्या होगा सर, पहली समीकरण में y का गुणांक, पहली समीकरण में y का गुणांक कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है। इसी प्रकार b2 का मतलब क्या है, b2 का मतलब है सर दूसरी समीकरण में x का गुणांक, सॉरी y का गुणांक, दूसरी समीकरण में y के गुणांक क्या है, k है, y के गुणा में क्या है, k। इसी प्रकार c1 क्या है सर, c1 है अचर पद, पहली समीकरण का अचर पद क्या है, माइनस का 4 है, क्या है, माइनस का 4। इसी प्रकार c2 क्या है, c2 दूसरी समीकरण में अचर पद माइनस का 3 है। बोलो समझ में आई बात क्या? अब अपने को क्या चाहिए, इसमें k का मान चाहिए, तो क्या मैं a1 a2 b1 b2 से केवल इनसे निकाल सकता हूं ना, केवल इनसे मान निकाल सकता हूं। कैसे? क्योंकि मेरे को पता है कि a1 बटा a2 किसके बराबर होता है, b1 बटे b2 के बराबर होता है, b1 बटा b2 के बराबर होता है। तो मैं क्या करूंगा, केवल इतना ही रखूंगा। तो देखो a1 का मान 1 बटा में a2 का मान 2, ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा b1 का मान 1 और b2 का मान k। समझ में आई बात क्या? अब क्या करेंगे, दोनों की क्रॉस गुणा करेंगे, दोनों की क्रॉस गुणा कर देते, क्रॉस गुणा करोगे तो k की 1 के साथ गुणा की k आ गया, 2 एकम 2 आ गया। इसका मतलब बताओ यहाँ पर k का मान क्या आया, यहाँ पर k का मान आ गया 2, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड। समझ में आई बात क्या? तो इस तरीके से आपके एग्जाम में एक प्रश्न आएगा, ठीक है। इसी जैसा एक क्वेश्चन और देखो, ये रहा। अपने को क्या बोला है, के किस मान के लिए समीकरण युग्म के अनंत हल होंगे। अनंत हल पूछा है। अब बताओ अनंत हल कब होते, अनंत हल कब होते, अनंत हल होने का मतलब ये है, अनंत हल होने का मतलब है a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। अब अपने को पता है इसने क्या बोला है, अनंत हल बोला है, इसने क्या बोला है, अनंत हल बोला है। और अनंत हल कब होता है, अनंत का मतलब अपरिमित रूप से अनेकल। अनंत हल कब होगा, जब a1 बटा a2 किसके बराबर होगा, b1 बटा b2 किसके बराबर होगा, c1 बटा c2 के। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सभी के मान। मेरे को बताओ a1 का मान बताओ फटाफट, a1 और a2 का मान बताओ। a1 क्या होता है,
a1 होता है पहली समीकरण में x का गुणांक। पहली समीकरण ये रही, दूसरी ये रही। पहली समीकरण में x का गुणांक है 3 है, इसका मतलब a1 का मान क्या आ गया 3। इसी प्रकार दूसरी समीकरण में x का गुणांक k, तो a2 का मान क्या आ गया k। समझ में आई बात क्या? इसी प्रकार बताओ b1 का मान क्या होगा? b1 का मतलब क्या है? b1 का मतलब है y का गुणांक। पहली समीकरण में y का गुणांक है, पहली समीकरण में y क्या है सर? ये रहा y का गुणांक माइनस का 2। अब की बार b1 का मान क्या है सर? माइनस का 2। इसी प्रकार b2 का मान बताओ। b2 का मतलब क्या है? दूसरी समीकरण में y का गुणांक, दूसरी समीकरण में y का गुणांक है 5। इसी प्रकार c1 का मान 0 और c2 का मान भी 0। ठीक है, अब देखो अनंत हल पूछा है इसने अपने को, अनंत हल पूछा है तो क्या करेंगे सर? केवल इनसे कर सकते हैं ना, केवल इन दो से हम मान निकाल सकते हैं। जी सर, निकाल लेते हैं। चलो निकालो। a1 का मान 3 बटा में a2 का मान k। इसी प्रकार बराबर b1 का मान -2, b2 का मान 5। क्या करेंगे? क्रॉस गुणा। क्या करेंगे? क्रॉस गुणा। तो 5 × 3 15 बराबर माइनस का 2k। तो बताओ k का मान क्या है? माइनस का 2 गुणा में इधर जाएगा भाग में, यानी कि 15 बटे माइनस का 2। तो अपना k का मान क्या आ गया? k का मान आ गया सर -15 बटे 2 आ गया। k का मान क्या है? माइनस का 15 बटे 2। माइनस का 15 बटे 2 ऑप्शन है क्या? जी सर, लास्ट ऑप्शन है माइनस का 15 बटे 2। तो इस तरीके से आपको करना है। समझ में आई बात क्या? अनंत हल, अनेक हल एक ही बात है। तो इसमें 3 कंडीशन होती है, तीनों कंडीशन से रिलेटेड आपको क्वेश्चन देगा। तो अब ये क्वेश्चन आपको खुद करना है, ठीक है? या मैं करूँ? चलो मैं ही करवा देता हूँ, कोई बात नहीं। अपने को अब की बार क्या दे रखा है इसने? अब की बार इसने बोला है अद्वितीय हल। अद्वितीय हल, अद्वितीय हल की कंडीशन क्या होती है? डायरेक्ट करवा देता हूँ फटाफट। अद्वितीय हल की कंडीशन होती है a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 के, और बराबर नहीं होता c1 बटा c2 के। सही बात है, ठीक है सर। यहाँ पर बताओ a1 का मान बताओ। a1 का मान क्या है? x का गुणांक, x का गुणांक यानी कि k बटा में a2 का मान बताओ। a2 का मान, a2 का मान क्या है? x का गुणांक, यहाँ पर दूसरी समीकरण में 6। ये बराबर नहीं है, किसके बराबर नहीं है अभी? ये किसके बराबर नहीं है सर? b1 बटा b2 के। b1 का मान y का गुणांक है, यहाँ पर माइनस का 1 है सर। b1 का मान माइनस का 1। b2 का मान बताओ सर। b2 का मान है y के गुणा में यहाँ पर माइनस का 2। क्या है? माइनस का 2। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। जी सर, अब आगे क्या करेंगे सर? क्रॉस गुणा कर देते हैं। तो बताओ ये 2 ऊपर चला गया, ये 6 इधर आ गया, तो 2 के बराबर नहीं है किसके? 6 के। तो k बराबर नहीं है, क्या आएगा? 2 से कितनी बार कैंसिल? 3 बार कैंसिल। यानी कि k का मान 3 पॉसिबल नहीं है। k का मान क्या नहीं पॉसिबल है? 3। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर k बराबर 3 नहीं हो सकता, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आएगा, 3 नंबर ऑप्शन आएगा। समझ में आई बात क्या? इस तरीके से अपने को तीनों कंडीशन का एक एक एग्जाम्पल बता दिया मैंने। चाहे आपको प्रतिच्छेदी बोले, चाहे अनंत हल, अनेक हल बोले, चाहे कोई हल नहीं बोले, इन तीनों से एक क्वेश्चन, जो ये जो मैंने 3 क्वेश्चन करवाए हैं, एक ये वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपका मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक इसमें ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और एक ये वाला। ठीक है, इसी जैसा अगर अपने को 2 नंबर में देगा तो क्या देगा? वो ऑप्शन नहीं देगा। अगर अपने को इसी में बड़ा क्वेश्चन देना हो, 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन देना हो, तो ये ऑप्शन नहीं देगा। फिर वो, फिर अपने को एग्जाम के अंदर पूरा ये करके दिखाना पड़ेगा। ठीक है, अभी तो क्या करेंगे, आप टिक करोगे। ये काम आप रफ में भी कर सकते हो। अगर ऑप्शन से पूछा जाए, ऑप्शन में पूछा जाए, तो ये आप रफ कार्य भी कर सकते हो। इसका कोई मीनिंग नहीं होगा वहां पर। एग्जामिनर केवल ऑप्शन देखेगा आपका सही है या गलत है। लेकिन अगर वो ऑप्शन नहीं देता है, तो इस तरीके से अपने को पूरा करके दिखाना पड़ेगा। ठीक है, चलो तो ये हो गया अपना। अब देखो, अब और इसके अंदर बेसिक क्या पूछ सकता है? छोटे छोटे क्वेश्चन पूछेगा, ज्यादा बड़ा नहीं पूछेगा इससे। अब प्रश्न क्या है पढ़ो। प्रश्न है 9 पेंसिल और 8 पेन का मूल्य 54 रुपए है, इसे बीज गणितीय समीकरण के रूप में लिखिए। इस तरीके से भी आपको एक छोटा क्वेश्चन, 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ सकता है। अभी इसमें क्या बोल रहा है? इसमें अपने को एग्जामिनर बोल क्या रहा है? अपने को बोल रहा है एक समीकरण के रूप में लिखना है कि 9 पेंसिल और 8 पेन का मूल्य 54 रुपए है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले मानेंगे, यहाँ पर क्या मानेंगे कि माना एक पेंसिल का मूल्य x रुपए, माना माना एक पेंसिल का मूल्य
एक पेंसिल का मूल्य कितने रुपए है? 1 रुपये। समझ में आई बात? सॉरी, हम क्या मानेंगे? एक पेंसिल का मूल्य x रुपये मान लेंगे। इसी प्रकार पेन दे रखा है तो एक पेन का मूल्य मानेंगे। एक पेन का मूल्य क्या मान लिया हमने? एक पेन का मूल्य मान लिया y रुपये। एक पेन का मूल्य क्या मान लिया? y रुपये। अब मेरे को बताओ, अगर एक पेंसिल का मूल्य x रुपये, एक पेंसिल का मूल्य अगर अपने को x रुपये दे रखा है, x रुपये है, तो बताओ 9 पेंसिल का मूल्य कितना होगा? जब एक का मूल्य x है, एक पेंसिल का मूल्य x रुपये है, तो 9 पेंसिल का मूल्य क्या होगा? सर 9 पेंसिल का मूल्य होगा 9x। कितना होगा? 9x होगा। समझ गए? जी सर। उसके बाद इसने पेन कितने दे रखे हैं? 8 पेन दे रखे हैं। कितने पेन दे रखे हैं? 8 पेन। तो बताओ एक पेन का मूल्य y रुपये है, एक पेन का मूल्य y रुपये, तो बताओ 8 पेन का मूल्य क्या होगा? सर 8 पेन का मूल्य होगा 8y। और दोनों का कुल मूल्य कितना दे रखा है अपने को? 54 रुपये। दोनों का कुल मूल्य क्या दे रखा है? 54 रुपये। तो ये बन गई बीजगणितीय समीकरण। समझ में आई बात क्या? तो ये आ गया अपना इसमें आंसर। तो इस तरीके से भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। उसके बाद ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है? नेक्स्ट है समीकरण युग्म को हल कीजिए, ठीक है। अपने को 2 समीकरण देगा और उन समीकरण को क्या करना पड़ेगा? हल करना पड़ेगा। तो आपके पास यहाँ पर 2 विधि होगी, एक होगी प्रतिस्थापन, एक होगी विलोपन विधि। एक तो होगी प्रतिस्थापन विधि और एक होगी विलोपन। आप किसी भी विधि से कर सकते हो, ठीक है। जैसे विलोपन विधि से कब करते हैं? वैसे तो आप दोनों सोल्व करोगे। विलोपन और प्रतिस्थापन में आसान विलोपन होती है। वो कब होगी? जब दोनों अपने को चर दे रखा है और अगर चर का गुणांक दोनों जगह सेम है, दोनों समीकरण में चर का गुणांक सेम है, तो वहां पर थोड़ा सा आसान हो जाता है, ठीक है। जैसे मान लो ये समीकरण नंबर 1 है, अगर मैं इसे विलोपन विधि से करता हूँ, ये समीकरण नंबर 1 है और ये समीकरण नंबर 2 है, तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा? समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर मैंने क्या लिखा? सबसे पहले मैंने लिखा समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर। अब देखो दोनों समीकरणों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? तो अपने को दे रखा है x प्लस वाई बराबर 14 और दूसरा क्या है? x माइनस वाई बराबर 4। अब देखो अगर आप जोड़ोगे तो कभी भी निशान चेंज नहीं होता, हमेशा याद रखना। निशान चेंज कब होता है नीचे वाली समीकरण का? जब आप घटा रहे हो, एक समीकरण में से दूसरी समीकरण घटाओगे तभी निशान चेंज होगा। और अगर दोनों समीकरण को आप आपस में जोड़ रहे हो, दोनों समीकरण को आप आपस में जोड़ रहे हो, तो कभी भी निशान चेंज नहीं होता, ठीक है। तो देखो एक एक्स प्लस का है, एक एक्स प्लस का है, तो एक्स प्लस एक्स कितने एक्स हो गए? 2x हो गए। इसी प्रकार देखो y प्लस का 1y और माइनस का 1y आपस में कैंसल आउट हो गए। जी सर। 14 प्लस 4 क्या होता है? 18। तो 2x बराबर 18, तो बताओ x बराबर क्या आएगा? सर x बराबर आएगा 18/2। 18/2 का मतलब x का मान क्या आ गया अपने पास? 9। x का मान क्या आ गया? 9। अब क्या करेंगे? x का यह मान आप किसी भी समीकरण में रख सकते हो। अब लिखेंगे x का यह मान, x का यह मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर अब क्या करेंगे? समीकरण 1 में रख देंगे, ठीक है। चलो रख देते हैं 9 प्लस वाई बराबर 14। तो बताओ y बराबर क्या आएगा? y बराबर आएगा 14 माइनस 9। प्लस का 9 इधर जाएगा माइनस में, तो y का मान क्या आ जाएगा? 5। तो x बराबर आ गया 9 और y बराबर आ गया 5। यही दोनों अपने क्या है? आंसर है। समझ गए? तो इस तरीके से अपने को ये करना होगा, ठीक है। इस तरीके से आप करोगे तो कभी भी गलत नहीं होगा। तो इस तरीके से आप दोनों समीकरण, आपको कोई भी 2 समीकरण देगा उसका हल अगर आपसे पूछे तो आप कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद इसमें नेक्स्ट है अपना ये वाला। अब देखो क्या दे रखा है इसने? 2 संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। सबसे पहले प्रश्न में दे क्या रखा है कि 2 संपूरक कोणों में से। अब देखो आपको क्या पता होना चाहिए? आपको सबसे पहले संपूरक कोण के बारे में पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? संपूरक कोण के बारे में पता होना चाहिए। संपूरक कोण किसे कहते हैं? एक्चुअल में संपूरक कोण होता क्या है? तो हमेशा याद रखना, संपूरक कोण की अगर मैं बात करूं तो संपूरक कोण, अगर कोई 2 कोण संपूरक कोण है, वो कब होंगे संपूरक कोण? तभी उन दोनों कोणों का बोला जाएगा जब उन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री हो। समझ गए क्या?
अगर दो कोणों का योग 180 डिग्री है, अगर दो कोणों का योग 180 डिग्री है, इसका मतलब वे दोनों कोण क्या कहलाएंगे, संपूरक कोण कहलाएंगे। समझ गए। अब इसने क्या बोला है अपने को, इसने बोला है कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। क्या है, बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला, मैंने बोला माना बड़ा कोण, हमने बड़ा कोण मान लिया x, बड़ा कोण क्या मान लिया, x मान लिया, बड़ा कोण बराबर x डिग्री। इसी प्रकार छोटा कोण हमने क्या मान लिया, y, छोटा कोण क्या मान लिया, y मान लिया। ठीक है, छोटा कोण बराबर y, बड़ा कोण तो हमने क्या मान लिया x, छोटा कोण क्या मान लिया y। प्रश्न में क्या दे रखा है, प्रश्न में दे रखा है जो बड़ा कोण है, ये जो बड़ा कोण है, बड़ा कोण कौन सा है, x है, बड़ा कोण क्या है x, यानी कि प्रश्नानुसार। अब क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, प्रश्नानुसार। अब क्या लिखेंगे कि बड़ा कोण यानी कि x जो है वो छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, मतलब छोटा कोण के y में अगर छोटे कोण में 18 डिग्री में जोड़ देता हूं तो वो किसके बराबर आएगा सर, बड़े कोण के बराबर है। यानी कि x बराबर क्या आ गया सर, x बराबर आ गया y प्लस 18, x बराबर क्या आ गया y प्लस 18। अगर प्लस का y दूसरी साइड लेकर जाएंगे तो x माइनस वाई बराबर क्या आ जाएगा, x माइनस वाई बराबर आएगा 18, समीकरण नंबर 1। अब दूसरी कंडीशन तो इसने नहीं दे रखी, लेकिन दूसरी कंडीशन अपने को खुद को पता होनी चाहिए, क्या कि दोनों संपूरक कोण, हम जानते हैं अगर दो कोण संपूरक कोण है तो उनका योग हमेशा क्या होता है 180 डिग्री होता है। ये कंडीशन अपने को खुद को पता होनी चाहिए। तो समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे, पीछे वाले में दोनों को जोड़ा था, अब की बार मैं आपको घटा के दिखा देता हूं। सबसे पहले अब क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे समीकरण 2 में से, समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर, समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर जब हम घटाएंगे तो देखो समीकरण 2 पहले लिखेंगे क्योंकि समीकरण 2 बोला है हमने पहले। तो समीकरण 2 का मान क्या है, x प्लस वाई बराबर 180, और समीकरण 1 क्या है, x माइनस वाई बराबर 18। जब घटाते हो तो हमेशा याद रखना निशान चेंज हो गए, हमेशा नीचे जो वाले समीकरण है, नीचे वाले समीकरण के निशान चेंज होते हैं। निशान चेंज होने का मतलब जो प्लस है वो माइनस, माइनस है वो प्लस। तो बताओ ये x प्लस का है ना, तो इसको क्या लिखेंगे माइनस का, ये माइनस का है तो ये प्लस का, ये प्लस का है तो ये माइनस का। समझ गए। तो बताओ x प्लस का x माइनस का, तो x से x कैंसिल हो गया, यहाँ y भी प्लस का, अब ये y प्लस का माना जाएगा, नीचे वाला निशान मान्य होगा, y प्लस का, तो कितने y हो गए 2y बराबर 180 में से 18 घटाओ, 180 में से 18 घटाओगे 162 आएगा। क्या आया 162। तो बताओ y बराबर क्या आएगा, y बराबर आ जाएगा 162/2 यानी कि 81 डिग्री। क्या आ जाएगा 81 डिग्री। तो बताओ y का मान क्या आ गया, y का मान आ गया 81 डिग्री। अब क्या करेंगे सर, अब y का मान रख देते हैं, कहाँ रख देते हैं, समीकरण 1 में रख दो चाहे समीकरण 2 में रख दो, आपकी मर्जी है। y का मान जैसे मान लो समीकरण 1 में रखते हैं, y का यह मान जब आप समीकरण 1 में रखोगे तो क्या आएगा, x माइनस 81 बराबर 18। तो x बराबर क्या आएगा 18, माइनस का 81 इधर जाएगा प्लस में, प्लस का 81, तो ये क्या आ जाएगा 99 डिग्री यानी कि 99 डिग्री। तो बताओ x का मान क्या गया 99 डिग्री। तो दोनों इस तरीके से कर सकते हो, ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद इससे लास्ट एंड फाइनल, इस टॉपिक का लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन ये है कि आपसे वैसे तो 100% अब की बार, यानी कि अगर छोटा क्वेश्चन आएगा 2 नंबर के क्वेश्चन में आपसे ग्राफ नहीं पूछेगा, ये ग्राफ कब पूछेगा जब आपसे बड़ा क्वेश्चन पूछेगा। अगर 4 से 5 नंबर का सिंगल क्वेश्चन देगा ना तब आपको ग्राफ देखने को मिलेगा, वरना यहाँ पर आपको ग्राफ देखने को नहीं मिलेगा। समझ में आई बात क्या, 2 नंबर के क्वेश्चन में या तो इक्वेशन छोटी छोटी देगा, ग्राफ पूछना ही है फिर इसको, अगर ये टारगेट ही है ना इसका ग्राफ, तो वो आपको इस टाइप के समीकरण देगा बिल्कुल आसान आसान, फिर आपसे ग्राफ पूछेगा। लेकिन अगर आपको थोड़ी सी बढ़िया इक्वेशन दे दी फिर आपसे ग्राफ पूछने के न के बराबर चांस होंगे। लेकिन इसने क्या बोला, निम्नलिखित समीकरण को आलेखीय विधि से हल कीजिए और उनके युग्मों को, युग्मों द्वारा निर्मित त्रिभुज है उसके निर्देशांक भी बताने हैं। यहाँ पर अपने को क्या करना है, तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो दोनों समीकरण है इसके हम x और y के मल्टीपल आंसर लिखेंगे। कैसे लिख, ये समीकरण नंबर 1 है अपनी और ये समीकरण नंबर 2 है। ठीक है, अब सबसे पहले मैं समीकरण 1 की बात करता हूं, मैं सबसे पहले किसकी बात करूंगा, समीकरण 1 की। समीकरण 1 से, समीकरण 1
से। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक बार x का मान 0 रखेंगे, एक बार y का मान, एक बार x का मान 0 रखेंगे और एक बार y का मान 0। ठीक है, तो सबसे पहले मैं y का मान 0 लेता हूँ। समीकरण 1 में y बराबर 0 रखने पर अगर मैं y का मान 0 रखता हूँ, अगर मैं y का मान 0 रखूँगा तो बताओ 4x माइनस 5 गुणा 0 बराबर 20। तो बताओ 4x बराबर क्या है, क्योंकि 5 इंटू 0 0 होगा, तो 4x बराबर 20 आ गया। तो बताओ x बराबर क्या आएगा, 5। x बराबर क्या है, 5 आया। ठीक है, यानी कि हम ये क्या बोलेंगे कि जब मैंने x y का मान 0 रखा, जब मैंने y का मान 0 रखा तो बताओ x का मान क्या आया, 5 आया। ठीक है, इसी प्रकार नेक्स्ट आगे, अब y का मान 0 रख लिया, अब इसमें x का मान 0 रखेंगे। तो x बराबर 0 रखने पर अगर मैं x बराबर 0 रखूँगा तो बताओ 4 गुणा 0 माइनस 5y बराबर 20। अब ये 0 हो जाएगा तो माइनस 5y बराबर 20। तो बताओ y बराबर क्या आ गया सर, y बराबर आ गया 5 के 20, यानी कि माइनस का 4 आया। y का मान माइनस 4 कब आया, जब मैंने x का मान 0 रखा। इसी प्रकार दूसरी समीकरण को सोल्व करोगे तो मैं डायरेक्ट समीकरण 2 का डायग्राम बना देता हूँ। समीकरण 2 जब आप ऐसे सोल्व करोगे तो डायरेक्ट x और y की वैल्यू रख देता हूँ। ठीक है, अब देखो x और y की डायरेक्ट कैसे रखेंगे, x का मान 0, अगर x का मान 0 होता है तो ये 0 हो गया, तो 5y बराबर 15, तो y का मान क्या आएगा, y बराबर आएगा 3, ये 5 3 15। इसी प्रकार अगर y का मान 0, अगर मैं इसको 0 रख देता हूँ तो 3x बराबर 15 होगा। तो बताओ x बराबर 15/3, यानी कि x का मान क्या आ गया, 5 आ गया। समझ में आई बात क्या। तो इस तरीके से समीकरण 1 और समीकरण 2 के ये दो बॉक्स बना लोगे जिसमें x और y का मान 0 और 0 रखना है। अब क्या करेंगे देखो, अब हम इसको कैसे सोल्व करेंगे आगे। अब हम बनाएंगे यहाँ पर ग्राफ, क्या बनाएंगे, भी ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, चलो मैं देख लेता हूँ इसमें ग्राफ मिल जाए तो अपना। हाँ ये रहा। अब देखो, अब हम क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, किस तरीके से बनाएंगे वो देखो। सबसे पहले ये होगी अपनी जो खड़ी लाइन है, इस खड़ी लाइन को हम हमेशा बोलते हैं क्या बोलेंगे इसको, वाई, वाई डैश। ये जो आपको पड़ी हुई लाइन मिली इसको हम क्या बोलते हैं, एक्स, एक्स डैश। ठीक है, दोनों जो बिंदु है इसको हम क्या बोलेंगे, बीच में मूल बिंदु। मूल बिंदु के निर्देशांक हमेशा क्या होते हैं, 0,0। तो ये हो गया अपना 1, यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू चलती है 1 2 3 4। एक्स का मान मैक्सिमम क्या चाहिए अपने को, मैक्सिमम 5 चाहिए। ठीक है, चलो ये हो गया 5। एक्स का मान यहाँ पर क्या हो गया, 5। इसी प्रकार -1 -2 -3, वाई का मान +1 +2, कितना चाहिए अपने को वाई का मान मैक्सिमम, +3 चाहिए। तो यहाँ पर -3 +3। इसी प्रकार y का मान मैक्सिमम माइनस में 4 चाहिए, तो -1 -2 -3, और यहाँ मान सकते हो आप -4। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब जो अपने को ये दो दे रखे हैं, ठीक है, x का मान 5 है तो y का मान 0, यानी कि आप देखो x का मान 5 कहाँ है। अब आप इसमें देखो x का मान 5 कहाँ है, तो आप बोलोगे सर 5 ये रहा, x का मान 5 कहाँ है,
ये रहा 5, सभी को दिखाई दे रहा है, ये रहा x का मान 5। तो एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा इसने क्या दे रखा है, y का मान -4, y का मान -4 देखो कहाँ है, y का मान कहाँ है -4, ये रहा। अब क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में मिला देंगे, इन दोनों पॉइंट को हम आपस में मिला देंगे। समझ में आई बात क्या, मिला दिया, ये रहा। तो ये एक समीकरण होगी। अब इसी प्रकार दूसरी, अब देखो पीछे देखो, यहाँ x का मान 0 तो y का मान 3। अब देखो y का मान 3 कहाँ है, y का मान 3 ये रहा, सही बात है, y का मान 3 ये रहा। इसी प्रकार x का मान 5 तो y का मान 0, x का मान 5 बताओ, ये रहा। दूसरा पॉइंट वापस यही आ गया। अब क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में मिला देंगे। जब इन दोनों को आपस में मिलाओगे तो बताओ किस पॉइंट पर कट हुई, ये दोनों रेखा किस पॉइंट पर कट हो रही है। तो आप बोलोगे ये रेखा है सर इस पॉइंट पे कट हो रही है। किस पॉइंट पे कट हो रही है, इस पॉइंट पे दोनों की दोनों रेखाएं कट हो रही है, यानी कि यही अपना आंसर है। समझ में आई बात। यहाँ पर x का मान क्या है, x का मान है 5, x का मान 5 और y का मान 0। ठीक है, अब अपने को इसने एक और बोला, इसमें क्या बोला इसने, इसने बोला है ये जो त्रिभुज बनेगा, ये जो त्रिभुज बनेगा उसके निर्देशांक भी बनाने बताने अपने को। तो बताओ ये त्रिभुज है अपना, पूरा का पूरा जब आप देखोगे यही तो त्रिभुज है ना, बताओ यही तो त्रिभुज है। इस त्रिभुज के निर्देशांक और बताने अपने को, क्या बताने हैं, इस त्रिभुज के निर्देशांक और बताने पड़ेंगे। तो बताओ इसके निर्देशांक क्या है, इसका मान सर यहाँ पर x का मान पहले लिखेंगे तो x का मान 0, y का मान 3। यहाँ x का मान पहले 0, y का मान -4। तो अगर अपने को इसमें पूछे त्रिभुज के निर्देशांक बताओ, तो एक आया 5,0, एक 0,3 और एक 0,-4। और अगर अपने को x और y का मान पूछे तो x का मान 5 और y का मान 0। ये अपने क्या आ गए, यहाँ पर आंसर आ गए। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हो, लेकिन ग्राफ वाला कम चांस है, क्योंकि अगर ये छोटे क्वेश्चन पूछेगा तो कहीं ना कहीं ग्राफ वाला क्वेश्चन आपसे नहीं देगा, समझ गए। लेकिन अगर बड़ा क्वेश्चन आएगा, डायरेक्ट एक सिंगल क्वेश्चन बड़ा क्वेश्चन देगा, तो वो आपको इस तरीके से ग्राफ वाला क्वेश्चन देगा। ठीक है, तो ये टॉपिक अपना कंप्लीट हो गया। अब इससे बाहर कुछ नहीं पढ़ना आपको। आपने अगर इस क्लास को अच्छे से देख लिया, आपको कहीं भी डाउट रहता है आप इसको वापस रिवाइज कर सकते हो, यानी कि इस क्लास से बाहर कुछ नहीं आने वाला। मैंने जो जितना आपको करवा दिया, केवल और केवल आपको इतना ही पढ़ना है। इससे रिलेटेड आप क्वेश्चन निकाल सकते हो, इसी जैसे क्वेश्चन निकाल सकते हो, लेकिन इसके अलावा एग्जामिनर आपको बोर्ड में कुछ नहीं पूछेगा, ये मेरा विश्वास आपके साथ है। ठीक है, हमेशा इस चैप्टर से ज़्यादातर आप देखोगे पीछे के आए हुए एग्जाम में क्वेश्चन देख सकते हो, वो इसी तरीके से एग्जामिनर देता है। तो इस टॉपिक से मैंने आपको जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो सभी के सभी करवा दिए। अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा नेक्स्ट टॉपिक के साथ उसको कवर करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। बस आप एक बार वापस इसको रिवाइज कर लेना, अगर आपको लगे कि कुछ कुछ जहां पर आपको डाउट लगे इसमें, आप क्या कर सकते हो, इसको वापस रिवाइज कर सकते हो। अब ये टॉपिक अपना बहुत अच्छे से कंप्लीट हो गया, अब इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, इससे बाहर आपके एग्जाम में कुछ भी नहीं आएगा। तो बस आप इस क्लास को अच्छे से देख लो, एक बार और वापस देख लेना अगर आपको कहीं भी डाउट लगे। जितनी बार आपको डाउट लगता है उतनी बार वहां से स्टार्ट कर सकते हो, और जो भी क्वेश्चन दिए एक बार खुद आप वापस निकालना। ठीक है, आप क्या करोगे, इस क्वेश्चनों को इन क्वेश्चनों को आप एक बार खुद निकालोगे, उसके बाद वापस सॉल्यूशन देख लो। ठीक है, इससे आपका 100% ये टॉपिक बहुत अच्छा हो जाएगा। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए, अगर आपको ये जो मैंने क्लास में करवाया है इसकी अगर आपको पीपीटी चाहिए, पीडीएफ चाहिए, तो आप क्या करो, अपना जो टेलीग्राम चैनल है पाई क्लासेज का, वहां पर जा सकते हो और वहां से इसको इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।